साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको क्लास 12th के जो सब्जेक्ट हिस्ट्री है उसके जो 13वें लेसन है महात्मा गांधी के प्रति समकालीन दृष्टिकोण एवं भारतीय राजनीति में गांधी जी की भूमिका, आज हम इसी संदर्भ में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो यह चैप्टर जो है सभी बोर्ड परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स, इसके अलावे जो कम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या है कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए सबसे पहले चैप्टर के माध्यम से हम गांधी जी का परिचय करते हैं। तो सबसे पहले गांधी जी का जन्म, तो देखिए गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को काठियावाड़ के पोरबंदर में हुआ था। तो ये काठियावाड़ जो है वो है कहाँ, तो वो आपको गुजरात में। तो आपसे कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को कहाँ हुआ था, तो काठियावाड़ के पोरबंदर में हुआ था। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनकी माता का नाम पुतलीबाई और इनके पिता का नाम जो था वो आपको करमचंद गांधी। करमचंद गांधी जो थे वह राजकोट में दीवान के पद पर कार्यरत थे। महात्मा गांधी के पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी और महात्मा गांधी का जो विवाह हुआ था वह आपको मात्र 13 वर्ष की अल्प आयु में ही हुआ था। अर्थात इन्होंने बाल विवाह के जो अनुभव है उसको भी क्या किए थे, अपने जीवन में साझा किए थे। इनके जो पुत्र थे वो आपको मणिलाल, हरिलाल, देवदास और रामदास थे। जबकि जमनालाल बजाज को गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में किसे जाना जाता है। तो देखिए गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में जमनालाल बजाज को जाना जाता है। महात्मा गांधी को कई सारी उपाधियाँ दी गई है। लोग इन्हें प्यार से बापू कहते हैं, इन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई है, इन्हें महात्मा की उपाधि दी गई है। तो आपका यहाँ से प्रश्न आएगा कि सर महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहे थे। रंगून रेडियो से रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा 1917 के चंपारण सत्याग्रह सफल होने पर गांधी जी को महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। फिर यहाँ से प्रश्न आएगा कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो देखिए महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो आपको गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। और इनके जो राजनीतिक शिष्य थे वो आपको पंडित नेहरू थे। कौन थे? पंडित नेहरू थे। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है। तो महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में कहा था कि ये जो गोखले जी है मुझे गंगा की तरह है, जिसमें मैं क्या कर सकता हूँ, नहा सकता हूँ, उनकी गोदों में बैठ सकता हूँ, ठीक है ना। तो कभी कभी प्रश्न आपसे कर लिया जाएगा कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे और इनके राजनीतिक शिष्य जो थे वो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। फिर पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी के आत्मकथा का नाम क्या है। तो देखिए महात्मा गांधी के आत्मकथा का नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, यानी कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग। तो कभी कभी यह प्रश्न आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि महात्मा गांधी की आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ जो है वो किस भाषा में लिखा गया है। तो आपको गुजराती भाषा में मूल रूप से लिखा गया था, बाद में इसका क्या हुआ था, अंग्रेजी अनुवाद भी हुआ था। महात्मा गांधी के द्वारा कई सारे पत्रिका जो है वो आपको निकाले गए थे, जैसे कि हरिजन हो गया, इंडियन ओपिनियन हो गया, यंग इंडिया हो गया। ये सारे पत्रिकाएँ जो है महात्मा गांधी के द्वारा निकाले गए हैं। इसमें से इंडियन ओपिनियन जो है वो आपको 1903 में दक्षिण अफ्रीका में ही क्या हुआ था कि आपको निकाला गया था। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या कर लेना है, देख लेना है। इनकी जो पुस्तक है उसमें आपको हिंद स्वराज और सत्य के साथ मेरा प्रयोग, जो कि काफ़ी चर्चित पुस्तक है। तो ये जो हिंद स्वराज पुस्तक है ये आपको 1909 में लिखा गया था। तो इन सारे चीज़ों को आपको क्या करना है कि वीडियो को पॉज करके बढ़िया से देख लेना है। फिर यहाँ से बात आती है कि महात्मा गांधी का जो पहला विदेश दौरा था वो कहाँ का था। तो देखिए महात्मा गांधी का जो पहला विदेश दौरा था वो आपको इंग्लैंड का था, जहाँ वे 1888 में क्या हुए थे कि वकालत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए थे। वकालत की शिक्षा इंग्लैंड से प्राप्त करके ये 1891 में भारत वापस लौटे और जो स्थानीय न्यायालय थे उसमें ये वकालत करने लगे, लेकिन यहाँ इनकी वकालत उतनी सक्सेस नहीं रही। 1893 में इनके ज़िंदगी में एक मोड़ आया जब भारत के ही एक व्यापारी जो डरबन में रह रहे थे, उनका नाम था दादा अब्दुल्ला सेठ। उन्होंने गांधी जी को क्या हुआ कि दक्षिण अफ्रीका अपने केस लड़ने के लिए बुलाया और यहीं से गांधी जी के जीवन का क्या हुआ कि वो जो टर्निंग पॉइंट जो है सफलता का वो क्या हुआ, शुरू हुआ। तो कभी कभी आपसे प्रश्न कर लिया जाएगा कि महात्मा गांधी का पहला विदेशी दौरा किस देश का था, तो वो आपको इंग्लैंड का था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए? 1893 में गए।
किसके बुलावे पर? तो सेठ अब्दुल्ला के बुलावे पर। फिर वहाँ जाने के बाद इन्होंने 1894 में नेटाल भारतीय कांग्रेस की क्या की है? स्थापना की है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो देखिए, नेटाल भारतीय कांग्रेस की जो स्थापना किए थे वो आपको महात्मा गांधी ने किए थे। महात्मा गांधी ने देखा कि दक्षिण अफ्रीका में जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा क्या है कि आपको मतलब नस्लीय भेदभाव है, ठीक है ना, भारतीयों के साथ जो हो रही है अन्याय हो रही है। तो इन सब मुद्दे को ध्यान में रखते हुए इन्होंने 1894 में नेटाल भारतीय कांग्रेस की क्या की है? स्थापना की है। फिर यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी ने एक आश्रम की भी स्थापना किए थे। उस आश्रम का नाम था फिनिक्स फार्म, ठीक है ना, और इसके अलावा आपको टॉल्स्टॉय आश्रम। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि फिनिक्स फार्म की स्थापना कब हुई थी? तो यह आपको 1904 में हुई थी। कब हुई थी? 1904 में हुई थी, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या कर लेना है? देख लेना है। टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना कौन किए थे? तो वो आपको गांधी जी ने ही किए थे। 1906 में इन्होंने अफ्रीका में पहला सत्याग्रह जो थे वो आपको क्या किए? शुरू किए। क्योंकि 1906 में क्या था कि दक्षिण अफ्रीका में एक मतलब कि नया कानून आया। क्या आया? नया कानून आया। और उस नए कानून के तहत क्या था कि भारतीयों को पंजीकरण कराना व परिचय पत्र को अपने पास रखना क्या था कि जरूरी था। तो गांधी जी ने इसका क्या किया कि निंदा किया और इसके विरुद्ध उन्होंने सत्याग्रह को क्या कर दिया कि मतलब शुरू कर दिया। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सर ये सत्याग्रह क्या होता है? तो देखिए, सत्याग्रह कहने का मतलब क्या हुआ कि सत्य के राह पर चलना। कैसे चलना? कि सत्य के राह पर चलना, जो कि गांधी जी का सबसे बड़ा हथियार था। तो सत्य के प्रति आग्रह करना ही क्या कहलाता है कि आपको सत्याग्रह कहलाता है। यानी कि अपने दुश्मनों को बिना नुकसान पहुंचाए हुए उनसे अपनी बातों को मनवा लेना ही क्या कहलाता है? सत्याग्रह कहलाता है। और महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह आंदोलन दक्षिण अफ्रीका में 1893 में क्या किए थे? 1893 करें 1906 में शुरू किए थे। भारत में इनका जो पहला सत्याग्रह आंदोलन था वो आपको 1917 का चंपारण सत्याग्रह था। तो इस मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब मतलब वापस भारत कब आए थे। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत जो वापस लौटे थे वो आपको 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। तो इसी उपलक्ष्य में क्या होता है कि 9 जनवरी को प्रतिवर्ष हमारे यहाँ क्या होता है कि आपको प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है वर्ष 2003 से। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि प्रवासी भारतीय दिवस किस वर्ष से मनाया जाता है? तो 2003 से। प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को, ठीक है ना। किसके याद में? तो महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटने के याद में। क्योंकि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत जो वापस लौटे थे वो आपको 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। फिर अब यहाँ से जब गांधी जी क्या हुए कि भारत आए, तो भारत में उन्होंने क्या किया कि राजनीति में प्रवेश करने की अपनी इच्छा व्यक्त की। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें कहा कि पहले स्थिति को देखो और फिर क्या करो कि राजनीति में भाग लो। तो महात्मा गांधी प्रारंभिक समय में क्या किए कि इन्हीं सारे मुद्दों को देखे, लेकिन इनकी जो राजनीति में प्रवेश होती है 1917 के चंपारण सत्याग्रह से। तो ये जो चंपारण सत्याग्रह है सबसे पहले जान लीजिए यह है क्या। तो देखिए, चंपारण के किसानों के साथ नील्हो अर्थात जो गोरे बागान के मालिक थे उसने क्या किया था? एक अनुबंध किया था। इस अनुबंध के तहत क्या था कि किसानों को अपनी भूमि के 3/20 हिस्से में नील की खेती करना पड़ता था, जिसे 3 कठिया व्यवस्था कहा गया। तो इस नील की खेती से किसानों की भूमि जो होती थी वो आपको बंजर हो जाती थी, किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता था। तो किसान इस व्यवस्था से तंग थे। तो 1916 में जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था, उस कांग्रेस के अधिवेशन में 1916 के जो लखनऊ अधिवेशन था उसमें बिहार के ही एक किसान थे राजकुमार शुक्ल, उनकी मुलाकात गांधी जी से होती है। गांधी जी से उन्होंने कहा कि आप चंपारण आइए और चंपारण के किसानों की स्थिति से अवगत होइए और किसानों को क्या कीजिए कि गोरे बागानों से मतलब मुक्त करवाइए। तो ऐसे में गांधी जी अप्रैल 1917 में चंपारण आए, वहाँ स्थिति का मुआयना किए। मुआयना करने के बाद उन्होंने इस बात को सत्य पाया और उन्होंने क्या किया कि इस चंपारण के किसानों के जांच हेतु सरकार से एक आयोग गठित करवाया। इस आयोग ने इस रिपोर्ट को सही माना, ये जो 3 कठिया व्यवस्था थी उसको चंपारण में सही पाया। फलस्वरूप क्या हुआ था कि अंग्रेजों को किसानों की जो अवैध वसूली थी उसे क्या हुआ कि 25% तक वापस करना पड़ा और यह एक प्रकार से गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह प्रयोग था। फिर इनकी राजनीति में
दूसरी जो बड़ी सफलता मिलती है वो आपको अहमदाबाद श्रमिक आंदोलन से मिलता है। तो आपका एक प्रश्न आएगा कि सर ये जो अहमदाबाद श्रमिक आंदोलन है यह क्या है। तो देखिए अहमदाबाद में क्या हुआ था कि प्लेग की बीमारी आ गई थी। तब मिल मालिकों ने क्या किया कि मजदूरों से वादा किया कि हम आपको प्लेग बोनस देंगे कि आप काम छोड़कर न जाएं। तो यहाँ से मजदूर जो थे प्लेग के समय भी रुक गए, लेकिन जब प्लेग की बीमारी समाप्त हुई तो ये जो मिल मालिक थे उन्होंने मजदूरों को बोनस देने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। तब गांधी जी ने मिल मजदूरों को उनके बोनस दिलाने के लिए अनशन शुरू कर दिए और इस प्रकार से क्या हुआ था कि ये जो मिल मजदूरों है उनके 35% बोनस जो था वह क्या हुआ कि मतलब दिया गया। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि अहमदाबाद श्रमिक आंदोलन के सफल होने के बाद मिल मजदूरों को कितने प्रतिशत बोनस दिया गया था, तो वो आपको 35%। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। फिर है आपको खेरा किसान आंदोलन जो कि 1918 में हुआ था। खेरा जो है अहमदाबाद में मतलब कि क्या है कि अहमदाबाद कह रहे हैं, खेरा जो है वो आपको गुजरात का ही क्या है कि एक जगह है। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी अकाल के कारण। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे किसान थे जो लगान सरकार को नहीं दे सकते थे, लेकिन सरकार जो थी ज़बरदस्ती लेने पे उतारू थे। तो ऐसे में गांधी जी ने क्या किया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक के साथ गाँव का दौरा किया और किसानों की मांग उन्हें सही प्रतीत हुई। फलस्वरूप उन्होंने किसानों से अपील किया कि आप मिल मालिकों को क्या करें कि कर न दे, ठीक है ना। तो यहाँ से अंग्रेज सरकार झुक गया और उन्होंने एक निर्णय दिया कि जो किसान क्या है कि आपको ये चीज़ें दे सकती है, करे दे सकती है, वो दे दे, गरीब किसान अपना छोड़ दे। तो यहाँ से भी राजनीति कद गांधी जी का काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ कि बड़ा हुआ। इसके बाद क्या हुआ था कि कई सारे आंदोलन इनके द्वारा चलाए गए, जैसे आपको खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस सब पर हम समय समय पर क्या करेंगे कि चर्चा करेंगे। तो आइए अब हम यहाँ से क्या करते हैं कि इस चैप्टर के जो प्रश्न है उसको हम लोग क्या करते हैं कि शुरू करते हैं, और जो भी टॉपिक के आएंगे उसको हम लोग आज बढ़िया से विश्लेषण करेंगे। और देखिए ये चैप्टर जो है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यह टॉपिक जो होंगे आपके काफ़ी ज़्यादा लंबे होंगे, इसीलिए आपको क्या करना है कि घबराना नहीं है और वीडियो के अंत तक बने रहना है। देखिए क्या करा है कि महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में थी, अभी बताए थे। तो देखिए महात्मा गांधी की जो आत्मकथा थी वो आपको गुजराती भाषा में थी। फिर यहाँ से प्रश्न आएगा कि महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है, तो माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, जो कि आपको गुजराती भाषा में लिखा गया था, बाद में इसका अंग्रेजी अनुवाद भी हुआ था। तो एक का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए 2 में अनटू दिस लास्ट नामक रचना किसकी है, क्या करा है, अनटू दिस लास्ट यानी कि अंत्योदय नामक जो कृति है वह किसकी है, तो वह आपको रस्किन की है। किसकी है, रस्किन की है। तो देखिए महात्मा गांधी जो थे वो आपको किन लोगों से प्रभावित थे, कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा। तो वो आपको रस्किन से प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे, रस्किन से प्रभावित थे। रस्किन के अलावे ये क्या थे कि आपको ये जो टॉल्स्टॉय जी है इनसे भी क्या थे कि प्रभावित थे। इसके अलावे राजेंद्र भाई से भी ये क्या थे कि काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। तो यहाँ से कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि ये जो अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक है किसने लिखा है, तो वह आपको रस्किन ने लिखा है। वहीं तुम्हारे हृदय में ईश्वर का राज्य वह आपको टॉल्स्टॉय ने लिखा है। यानी कहने का मतलब हुआ द किंगडम ऑफ गॉड विथ इन यू, यानी कि तुम्हारे हृदय में ईश्वर का राज्य, यह पुस्तक आपको टॉल्स्टॉय ने लिखा है। उसके बाद ये रामचंद्र भाई के जीवन से भी क्या थे कि काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि महात्मा गांधी किन से प्रभावित थे, तो आपको कहना होगा कि सबसे ज़्यादा प्रभावित में तो आपको लियो टॉल्स्टॉय, रस्किन और राजेंद्र भाई से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट यानी कि अंत्योदय, वहीं टॉल्स्टॉय की जो पुस्तक है वो आपको द किंगडम ऑफ गॉड विथ इन यू यानी कि तुम्हारे हृदय में ईश्वर का राज्य। तो 2 का सही आंसर हो जाएगा वो आपको अ हो जाएगा। 3 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो देखिए महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के काठियावाड़ के पोरबंदर में हुआ था। तो 3 का जो सही आंसर हो जाएगा वह आपको क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको बढ़िया से याद रखना है। चलिए 4 में महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो देखिए महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वह आपको गोपाल कृष्ण गोखले थे, जबकि इसके राजनीतिक शिष्य जो थे वो आपको कौन थे, मतलब कि इनके राजनीतिक शिष्य यानी कि महात्मा गांधी के राजनीतिक शिष्य वह आपको कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो 4 का सही आंसर सी हो जाएगा, यानी कि महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है। चलिए 5 में
महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। तो देखिए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत जो वापस आए थे 1915 में, जबकि दक्षिण अफ्रीका जो गए थे वे आपको मतलब 1893 में। तो कभी कभी आपके एग्जाम में प्रश्न कर लिया जाएगा महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, तो 1893 में। भारत वापस कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को। तो इसीलिए क्या होता है कि प्रतिवर्ष 9 जनवरी को क्या होता है कि भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना, वर्ष 2003 से। तो 5 का सही आंसर सी हो जाएगा। 6 में चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो देखिए चंपारण सत्याग्रह का जो संबंध है वो आपको बिहार राज्य से, किस राज्य से है? बिहार राज्य से है। तो आपको अभी चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताए थे, ठीक है ना, तो इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए 7 में चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो देखिए चौरी चौरा कांड जो हुआ था 5 फरवरी 1922 को हुआ था। तो आपका यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सर ये जो चौरी चौरा कांड है, ठीक है ना, तो इसमें चौरी चौरा क्या है? तो देखिए चौरी चौरा जो है वह गोरखपुर के एक गांव का नाम है, ठीक है ना। तो असहयोग आंदोलन के दौरान क्या था कि जब कांग्रेस के लोग प्रदर्शन कर रहे थे तो पुलिस उन्हें क्या किया कि खदेड़ने का प्रयास किया। तब इन लोगों ने क्या किया कि पुलिस को खदेड़ कर थाने में क्या कर दिया, बंद कर दिया और आग लगा दिए, जिसमें आपको 22 पुलिसकर्मी जो थे वो आपको शहीद हो गए थे, ठीक है ना। तो इसी घटना को कहा गया इतिहास में चौरी चौरा कांड, और यह चौरी चौरा कांड जो हुआ था 5 फरवरी 1922 को। तो इस घटना से आहत होकर गांधी जी जो थे वो आपको असहयोग आंदोलन को क्या कर लिए कि वापस ले लिए, क्या ले लिए? वापस ले लिए। तो आपका यहाँ से प्रश्न आएगा कि ये जो असहयोग आंदोलन है यह क्या है? तो देखिए यह असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया क्या था कि प्रथम जन आंदोलन था, ठीक है ना, जिसमें क्या था कि इसका जो मूल उद्देश्य था वह था कि किसी भी प्रकार से अंग्रेजों का क्या करना कि सहयोग नहीं करना। तो आइए जानते हैं कि ये जो असहयोग आंदोलन है उसका जो सबसे पहला कार्य था वह क्या था, यानी इसका जो मूल उद्देश्य था क्या था। तो सरकार से प्राप्त जो उपाधियां है, ठीक है ना, इसके अलावे जो वैतनिक या अवैतनिक पद है उसको सभी लोग क्या कर देंगे, त्याग देंगे। सरकारी स्कूलों या सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूलों का हम क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे, यानी कि सरकार के द्वारा जो संचालित स्कूल है उसका बहिष्कार किया जाना चाहिए। 1919 के जो सुधार एक्ट है यानी कि उसके अंतर्गत होने वाले जो चुनाव है उसका बहिष्कार किया जाना चाहिए, यानी कि जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम है 1919 यानी कि भारत शासन अधिनियम, ठीक है ना, उसके अंतर्गत जो चुनाव होगा उसका बहिष्कार किया जाएगा। सरकार के सभी न्यायालयों का बहिष्कार करना, विदेशी माल का बहिष्कार करना, सभी सरकारी या अर्ध सरकारी समारोहों का बहिष्कार करना। मेसोपोटामिया में सैनिक, क्लर्क या मजदूर के रूप में काम करने से क्या करना, इनकार करना। जो शराब है, मद पान है उसका क्या करना, निषेध करना। सरकार को कर न देना, सैन्य कर्मचारियों द्वारा विदेशों में नौकरी करने से क्या करना, इनकार करना। तो ये सभी जो था वह आपको असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम थे। तो ये जो असहयोग आंदोलन चलाने का जो प्रस्ताव पारित हुआ था वह आपको कांग्रेस के जो दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ था वहीं से यह प्रस्ताव जो था क्या हुआ था कि आपको पारित हुआ था। तो आपके एग्जाम में कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि असहयोग आंदोलन कब तक चला था, 1920 से 1922 तक। यह शुरू कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन के पहले दिन ही क्या होता है कि आपको बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। असहयोग आंदोलन को बंद किए जाने का जो स्थगन किए जाने का जो कारण था वह था आपको चौरी चौरा कांड जो कि 5 फरवरी 1922 को हुआ था। तो इन सारे चीज़ों को आपको क्या करना है कि बढ़िया से देख लेना है। असहयोग आंदोलन ही क्या था कि ऐसा आंदोलन था जिसमें क्या हुआ था कि पहली बार महिलाओं ने जोरदार ढंग से क्या हुआ था कि अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। तो ये जो असहयोग आंदोलन है इसके परिणाम क्या थे? तो यह आपको एक जन आंदोलन था जिसमें बड़े छोटे सभी व्यक्ति जो थे भाग लिए थे। स्वदेशी आंदोलन यानी कि विशेष रूप से खादी व चरखे जो थे राष्ट्रीयता का प्रतीक बन गया। इस आंदोलन में सभी पक्षों शिक्षा, आर्थिक, सामाजिक सब पर समान जोर दिया गया। ब्रिटिश सरकार का भय अब जनता के मन से क्या हो गया, निकल गया। लोग अब जेल जाने से भी नहीं डरने लगे, ठीक है ना। तो ये सभी जो थे असहयोग आंदोलन के क्या थे कि आपको परिणाम हुए। क्या हुए? परिणाम हुए। तो इन सारे चीज़ों को आपको वीडियो को पॉज करके बढ़िया से क्या कर लेना है, देख लेना है। चलिए, तो वहीं 7 करा कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को। चलिए 8 में 1922 में किस महान नेता की मृत्यु हुई थी? तो ये आपको बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि जो बाल गंगाधर तिलक हैं इन्हें लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। ये गरम दल के प्रमुख नेता थे। मराठा केसरी जैसे समाचार पत्रों के संपादक भी रहे। महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव शुरू करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। तो असहयोग आंदोलन के शुरू होने के दिन ही क्या हुआ था कि आपको बाल गंगाधर तिलक की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो 8 का सही आंसर सी हो जाएगा। 9 में
करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो देखिए, करो या मरो का नारा जो था वो आपको महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो ये आपको भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। तो आपका यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सर भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो देखिए, भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था, जबकि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व अगर पूछेगा तो वो आपको महात्मा गांधी ने किया था। फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन चलाने का प्रस्ताव जो था कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन चलाने का प्रस्ताव जो था कांग्रेस के क्या था कि आपको जो मुंबई में हुए अधिवेशन था उसी अधिवेशन में क्या हुआ था कि पारित हुआ था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किए थे, जो सर्वाधिक दिनों तक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे हुए थे। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1920 को आपको ये जो महाराष्ट्र है इसके ग्वालियर टैंक से, यानी कि मुंबई के जो ग्वालियर टैंक है वहीं से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस के दिग्गज नेता को पकड़ने के लिए सरकार के द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर को क्या किया गया था? शुरू किया गया था। तो आपका यहाँ से प्रश्न आएगा कि सर ऑपरेशन जीरो आवर के तहत महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर कहाँ भेज दिया गया था? तो इन्हें आगा खां पैलेस में नज़रबंद कर दिया गया, जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर जेल में भेज दिया गया, जयप्रकाश नारायण जी हजारीबाग जेल में चले गए। तो महात्मा गांधी के गिरफ्तार हो जाने के बाद भारत छोड़ो आंदोलन का जो नेतृत्व किए थे वो आपको अरुणा अशरफ अली ने किए थे। कौन किए थे? अरुणा अशरफ अली ने। तो इन सारे चीज़ों को क्या करना है कि आपको बढ़िया से याद रखना है। तो यहाँ से डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था? महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा कौन दिया था? यूसुफ मेहर अली ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा कौन दिया था? तो आपको महात्मा गांधी ने दिए थे। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो बम्बई में हुए अधिवेशन से। फिर यहाँ से एक प्रस्ताव आएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है जिस समय यह प्रस्ताव पारित हुआ था उस समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वह कौन थे? तो उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस के दिग्गज नेता को पकड़ने के लिए सरकार के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया, कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन जीरो आवर। महात्मा गांधी को पकड़कर आगा खां पैलेस में नज़रबंद कर दिया गया था, जबकि आपको जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार कर अहमदनगर जेल में कैद कर दिया गया था। जयप्रकाश नारायण जी हजारीबाग जेल में बंद थे। तो कांग्रेस के बड़े नेताओं के गिरफ्तार हो जाने के बाद भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व जो किए थे वो आपको अरुणा अशरफ अली ने किए थे। तो इन सारे चीज़ों को आपको वीडियो को पहुंच करके बढ़िया से मतलब लिख लेना है, जहां भी दिक्कत होगी आप लोग पूछेंगे। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा और गांधी जी। चलिए 10 में दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो देखिए, दिल्ली चलो का नारा जो दिए थे वो आपको सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। इसके अलावा इन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा ऐसे नारे भी दिए थे। तो 10 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको अ हो जाएगा। 4 में सर की उपाधि किसने वापस कर दिया? तो देखिए, सर की उपाधि जो था वो आपको रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कर दिया कि आपको वापस कर दिया। तो आपका यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सर की उपाधि जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने क्यों वापस कर दिया था? तो देखिए, सर की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने इसलिए वापस कर दिया था क्योंकि अंग्रेज सरकार के द्वारा क्या हुआ था कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना को अंजाम दिया गया था। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि ये जो जालियांवाला बाग है वह क्या है? तो देखिए, जालियांवाला बाग से पहले भी क्या हुआ था कि आपको एक रॉलेट एक्ट कानून आया था, और इस एक्ट के तहत क्या था कि किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर ही गिरफ्तार कर लिया जाता था। अर्थात यह एक प्रकार का काला कानून था जिसे बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून कहा गया। तो इस कानून के तहत क्या था कि आपको 2 भारतीय जो स्थानीय पंजाब के नेता थे, प्रसिद्ध नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल, इनको क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। तो लोग अपने लोकप्रिय नेताओं को छुड़ाने के लिए 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में क्या हुए थे? एकत्र हुए थे बैसाखी के दिन। तो अंग्रेज सरकार को लगा कि कहीं यह 1857 के जैसा विद्रोह न हो जाए, तो इसको दबाने के लिए वह हर संभव क्या था कि मतलब किसी भी कार्य के लिए उतारू थे। तो उस समय जो क्या था कि पंजाब के जो गवर्नर थे वो था आपको माइकल फ्रांसिस ओडायर, जबकि अमृतसर के जो कमिश्नर थे उनका नाम था यानी कि रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर। तो ये एडवर्ड हैरी डायर जो थे वो आपको 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग पहुँचे और बिना चेतावनी दिए हुए उन्होंने लोगों पर अंधाधुंध गोली चलाने का क्या दे दिया? आदेश दे दिया।
जिसके तहत क्या हुआ था कि हजारों लोग मारे गए थे, 2000 से भी अधिक लोग जो थे वो आपको घायल हुए थे। तो इसी घटना को इतिहास में कहा जाता है आपको जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि कब हुआ था तो 13 अप्रैल 1919 को। और आप इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि 10 मिनट में 1650 राउंड गोलियां जो थी वो आपको चली हुई थी। तो इससे बहुत सारे लोग जो थे घायल हो गए थे, हजारों लोग जो थे मारे गए थे। तो इसी घटना के विरोध में क्या हुआ था कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की जो उपाधि थी उसको क्या कर दिया, लौटा दिया। महात्मा गांधी ने केसरिय हिंद की जो उपाधि थी उसको क्या कर दिए, लौटा दिए। शंकर नारायण जो थे वह वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्याग दे दिए। तो आपका यहाँ से प्रश्न आएगा कि सर जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस आयोग का गठन हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए हंटर आयोग का क्या हुआ था कि गठन हुआ था, लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में। और इस हंटर आयोग में 8 सदस्य थे, जिसमें से 5 अंग्रेज और 3 जो थे भारतीय थे। और इस आयोग का उद्देश्य था कि जालियांवाला बाग की क्या करना, जो हत्याकांड हुई है उसकी जांच करना। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने भी क्या किया था कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया था, जिसमें आपको पंडित मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी शामिल थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जो जांच आयोग बना था उसके अध्यक्ष जो थे वो आपको पंडित मदन मोहन मालवीय थे। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या कर लेना है, देख लेना है, ठीक है ना। तो ये सारे विशेषताएं जो थी, ये सारे जो चीज़ें थी वो आपको जालियांवाला बाग पर था, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको अच्छा से याद रखना है। तो 11 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा, ठीक है। और आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है ना। और बताइए कि इसमें क्या इंप्रूव होना चाहिए, क्योंकि आपको शुरू में बताया कि चैप्टर थोड़ी सी क्या होगी, लंबी होगी, क्योंकि इसमें क्या है कि आपको इस चैप्टर के सारे चीज़ों को हम क्या कर रहे हैं कि इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो स्वाभाविक सी बात है कि चैप्टर थोड़ा क्या होगा कि लंबा होगा। चलिए 12 में नमक कानून किसने तोड़ा था? तो देखिए नमक कानून जो था वो आपको महात्मा गांधी के द्वारा तोड़ा गया था। किसके द्वारा तोड़ा गया था? महात्मा गांधी के द्वारा तोड़ा गया था। तो आपका यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि नमक कानून कब तोड़ा गया था? तो देखिए नमक कानून जो है 6 अप्रैल 1930 को तोड़ा गया था। कब तोड़ा गया था? 6 अप्रैल 1930 को तोड़ा गया था। तो आइए अब हम जानते हैं कि ये जो नमक कानून है आखिरकार क्या है। तो देखिए सरकार जो था नमक पर क्या कर दिया था कि यानी कि कर लगा दिया था, ठीक है ना। तो महात्मा गांधी ने क्या किए थे कि अपने 78 अनुयायियों के साथ गुजरात स्थित जो साबरमती आश्रम है वहाँ से क्या हुए कि दांडी के लिए अपनी यात्रा प्रारंभ किए। और यह दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था, यानी कि 24 दिनों तक चला था। दांडी यात्रा का जो उद्देश्य था नमक कानून को तोड़ना और सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या करना, शुरू करना। तो यहाँ से एक प्रश्न और भी पूछ लिया जाता है कि दांडी यात्रा के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा लगभग कितने मीलों की दूरी जो थी वह पैदल तय की गई थी? तो वह आपको 241 मील की जो दूरी थी वह आपको क्या हुआ था कि पैदल महात्मा गांधी के द्वारा और उनके अनुयायियों के द्वारा तय की गई थी। तो यहाँ से कभी कभी प्रश्न कर लिया जाता है कि बताइए कि दांडी यात्रा कब तक चला था? तो वह आपको 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो गुजरात के साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी और यह आपको दांडी तक 24 दिनों तक चली थी। गांधी जी के इस दांडी यात्रा की तुलना जो है वो आपको सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के एलवा से लौटने पर पेरिस यात्रा से की थी, ठीक है ना। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाता है कि दांडी यात्रा के बाद कौन सा आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था? तो वो आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। नमक कानून को किसने तोड़ा था? तो ये आपको महात्मा गांधी जी ने तोड़े थे। तो इन सारे चीज़ों को वीडियो को पॉज करके आपको बढ़िया से मतलब लिख लेना है। चलिए 13 में 1917 में चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पर गए थे? शुरू में बताएं। तो देखिए 1917 में गांधी जी राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर चंपारण आए थे और चंपारण के किसानों को नीलहो बगान के जो मालिक थे उससे क्या किए थे? मुक्त करवाए थे, अर्थात वहाँ से तिनकठिया व्यवस्था को समाप्त करवाए और किसानों की जो 25% अवैध वसूली थी उसे क्या कर दिए? वापस दिलवाए। तो 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 14 में टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना किसने किया था? तो देखिए टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। कौन किया था? महात्मा गांधी ने किया था। तो इस चीज़ को भी आपको बढ़िया से याद रखना है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता और इन्हें महात्मा के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें लोग प्यार से बापू भी कहते हैं। चलिए 15 नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? तो देखिए महात्मा गांधी के बचपन का नाम जो था वो आपको मनु था। क्या था? मनु था। तो याद रखना है कि महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? तो मनु था और इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। चलिए 16 में
गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो देखिए, महात्मा गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वे आपको गोपाल कृष्ण गोखले थे, जबकि इनके राजनीतिक प्रमुख शिष्य जो थे वो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो 16 का सही आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। 17 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? तो देखिए, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो आरंभ किए थे वो आपको 1920 में आरंभ किए थे, और असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया क्या था कि प्रथम जन आंदोलन था। तो इस पर विशेष चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि प्रीवियस में भी आपको बता चुके हैं। चलिए, 18 में बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो देखिए, बंगाल विभाजन की घोषणा जो हुई थी 1905 में हुई थी, और इसके तहत पंजाब क्या है कि बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, ठीक है ना। तब भारत में क्या था कि राष्ट्रवादी भावना को कमजोर करने के लिए 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का क्या किया गया था? विभाजन किया गया था। फिर ये जो बंगाल विभाजन है इसको जो रद्द किया गया था वो आपको 1911 में किया गया था। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 1905 में। बंगाल विभाजन की घोषणा किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल विभाजन को रद्द कब कर दिया गया था? 1905 में। और बंगाल विभाजन के बाद क्या हुआ था कि स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, और इस स्वदेशी आंदोलन के दौरान नारा दिया गया था वंदे मातरम, हमें विभाजन नहीं चाहिए। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा वो आपको अ हो जाएगा। चलिए, 19 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जो दोषी जो अमृतसर के क्या थे कि जो उस समय के तत्कालीन अधिकारी थे जनरल ओडायर, इसकी हत्या उधम सिंह के द्वारा कर दी जाती है। 1940 में लंदन के कैक्सटन हॉल में फिर उधम सिंह को पकड़ लिया जाता है, और 31 जुलाई 1940 को उधम सिंह को फांसी दे दिया जाता है। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के जो दोषी थे आपको जनरल ओडायर, उसकी हत्या किसने कर दिया था? तो वह आपको उधम सिंह ने कर दिया था। उधम सिंह को फांसी कब मिला था? तो आपको 31 जुलाई 1940 को। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है, ठीक है ना। अगर आपको इस टॉपिक में कहीं से कोई समस्या होती है तो आप कमेंट करके बताओगे, आपकी समस्या का हर संभव समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। चलिए, 20 में भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो आपको 1920 में क्या हुआ, 1920 कह रहे हैं, 1942 में आरंभ हुआ था। तो इस चीज़ को याद रखना है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1942 में, 8 अगस्त 1942 को। और भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व जो किए थे महात्मा गांधी, और इसी दौरान इन्होंने नारा दिया था करो या मरो का। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा सीधे आपसे कि भारत छोड़ो का नेतृत्व कौन किया था? तो वह आपको महात्मा गांधी, ठीक है ना। यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व कौन किया? महात्मा गांधी। लेकिन भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो आपको यूसुफ मेहर अली ने दिया था। यह आपको केबीसी में भी पूछा गया प्रश्न है। फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि जो महात्मा गांधी जी हैं, इनके गिरफ्तार हो जाने के बाद भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व कौन किए थे? तो वो आपको अरुणा अशरफ अली ने किए थे। तो 20 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेज सरकार कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ऑपरेशन 0 आवर चलाया था, और इस ऑपरेशन के तहत महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके आगा खा पैलेस में डाल दिया गया था। और महात्मा गांधी ही केवल नहीं गिरफ्तार हुए थे, कांग्रेस के कई सारे बड़े दिग्गज नेता को गिरफ्तार किया गया था, ठीक है ना। जैसे जवाहरलाल नेहरू, इन्हें अहमदनगर जेल में क्या कर दिया गया था? डाल दिया गया था। तो वहीं कह रहा है 20 नंबर प्रश्न कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो ये आपको 1942 में आरंभ हुआ था। चलिए, 21 में काला कानून किसे कहा गया है? तो देखो भाई, काला कानून जो है वो आपको रॉलेट एक्ट को कहा गया। किसको कहा गया है? रॉलेट एक्ट को कहा गया था। आपका यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सर ये जो रॉलेट एक्ट है ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो देखिए, भारत में उठ रही उग्र राष्ट्रवादी भावना को दबाने के लिए ब्रिटिश संसद के द्वारा क्या हुआ था कि 1917 से 18 में एक क्या था कि दमनकारी कानून पारित किया गया था, जिसे कहा गया आपको रॉलेट एक्ट। तो ऐसे रॉलेट एक्ट का जो सरकारी नाम था वह था अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम, यानी कि NRCL, और यानी रेवुलेशन क्राइम एक्ट इस कानून को कहा गया, ठीक है ना। और यह कानून 1919 में क्या हुआ था कि भारत आया था, यानी कि 18 मार्च 1919 को ये जो रॉलेट एक्ट है यह आपको क्या हुआ था कि लागू हुआ था। और इस रॉलेट एक्ट को बनाने वाली जो समिति थे, ठीक है ना, सेडिशन समिति, जिसके अध्यक्ष थे सर सिडनी रॉलेट, और इसी के नाम पर इस कानून का नाम पड़ा रॉलेट एक्ट। तो आपका यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि रॉलेट एक्ट क्या है? तो भारत में उठ रही उग्र राष्ट्रवादी भावना को दबाने के लिए सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक दमनकारी कानून पारित किया गया, जिसे भारत आने पर रॉलेट एक्ट नाम दिया गया। इस कानून को जो बनाया था वो आपको सेडिशन समिति ने बनाया था,
और इसके जो अध्यक्ष थे सर सिडनी रॉलेट थे। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि रॉलेट एक्ट का सरकारी नाम क्या था, तो यह था आपका अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम यानी कि एनार्शियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। तो इन चीज़ को आपको बढ़िया से क्या करना है कि याद रखना है, ठीक है ना। तो देखिए, तो यहाँ से प्रश्न वही कह रहा है आपसे कि काला कानून किसे कहा गया है, तो रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का भी कानून कहा गया। और इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को मात्र संदेह के आधार पर ही गिरफ्तार किया जा सकता था। क्या किया जा सकता था? किसी भी व्यक्ति को मात्र संदेह के आधार पर ही गिरफ्तार किया जा सकता था। चलिए 22 में पूना समझौता कब हुआ था, तो देखिए पूना समझौता जो है 26 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच में हुआ था। तो आपका यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि पूना समझौता जो हुआ था वह किस गोलमेज सम्मेलन के बाद हुआ था। तो देखिए पूना समझौता तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बाद हुआ था। किसके बाद हुआ था? तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बाद हुआ था, ठीक है ना। यहाँ पर आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि देखिए पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा जो है वो आपको 1932 में, ठीक है ना। तो यहाँ से एक प्रश्न आपसे किया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से हमें मिस्टेक हुई, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए कि पूना समझौता जो है वह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद हुआ था, क्योंकि महात्मा गांधी जो थे वह क्या थे कि अपने मुद्दे को लेकर अलग थे, ठीक है ना। लेकिन अंग्रेज इस मुद्दे को मानने से क्या थे कि मतलब बेरुखी दिखा रहे थे। तो ऐसे में क्या हुआ था कि महात्मा गांधी ने जब आमरण अनशन शुरू किया था तब आपको 26 सितंबर 1932 को पूना में एक समझौता हुआ था जिससे कहा गया था आपको पूना पैक्ट, जो कि महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच हुआ था। यहाँ से फिर एक प्रश्न किया जाएगा कि ये जो गोलमेज सम्मेलन है यह आपको कब कब हुआ है? 1930 में, 1931 में, 1932 में, मतलब 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, ठीक है ना। यानी कि गोलमेज सम्मेलन कितने बार हुए हैं? 3 बार हुए हैं। कब कब हुए हैं? 1930, 1931, 1932। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, द्वितीय 1931 में, तृतीय 1932 में। फिर यहाँ से प्रश्न आएगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय नेता कौन थे। तो देखिए तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय नेता जो थे वे आपको डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, जबकि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से भाग लेने वाले जो एकमात्र नेता थे वे आपको महात्मा गांधी थे। तो इन सारे चीज़ों को आपको क्या करना है कि वीडियो को पहुँच करके बढ़िया से देख लेना है। गोलमेज सम्मेलन जो आयोजन हुआ था वो आपको कहाँ हुआ था? लंदन में, यानी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना, यानी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यह जो आयोजित हुआ था लंदन में। फिर यहाँ से प्रश्न आएगा कि गोलमेज सम्मेलन आयोजित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये आपको रैमजे मैकडोनाल्ड थे। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है। तो 22 वही कह रहा है कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ था, तो यह आपको 1932 में हुआ था। चलिए 23 में 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो देखिए 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। वहीं ए नंबर ऑप्शन खिलाफत का रहा है, तो खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। असहयोग आंदोलन आपको 1920 से 22 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 से 34 में, जिसका पहला टर्म जो था 1930 से 31, फिर आपको क्या था कि 31 के बाद क्या हुआ था कि आपको 33 से 34 थे। इन चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है। तो आपका यहाँ से प्रश्न आएगा कि खिलाफत आंदोलन क्या है। तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ था कि ब्रिटेन व तुर्की के बीच में एक संधि हुई थी। उस संधि का नाम था सेवर्स की संधि। वैसे देखिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ था कि जो मतलब 1914 से 18 तक यही चला था। तो मित्र राष्ट्रों ने धुरी राष्ट्रों के अनेक देशों के साथ अनेक संधि की, जैसे कि जर्मनी के साथ वर्साय की संधि हुई थी, तुर्की के साथ सेवर्स की संधि हुई थी। तो इन सारे संधियों का जो उद्देश्य था वह था आपको धुरी राष्ट्र को क्या करना कि कमजोर करना। तो ठीक इसी प्रकार से ये जो खिलाफत आंदोलन है यह जो था वह सेवर्स संधि का परिणाम है। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ था कि ब्रिटेन एवं तुर्की के बीच में एक सेवर्स की संधि हुई थी, जिसके तहत तुर्की के सुल्तान के समस्त अधिकारों को क्या कर लिया गया? छीन लिया गया, और एक तरह से तुर्की का जो राज्य था उसको छीन भिन्न कर दिया गया। तो विश्व के जो मुसलमान थे, ठीक है ना, वह तुर्की के सुल्तान को ही अपना खलीफा मानते थे, अपना गुरु मानते थे। तो इन्हीं की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस दिलाने के लिए इन्होंने क्या कर दिया कि मतलब कि विश्व के अनेक मुसलमानों ने, अनेक देशों के मुसलमानों ने अलग अलग स्तरों पर आंदोलन किए। हमारे भारतीय मुसलमान भी इससे अछूता नहीं रहे, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय मुसलमानों ने तुर्की का क्या हुआ था कि अंग्रेजों के मतलब खिलाफ इस शर्त पर मदद की थी कि वो भारतीय जो मुसलमान है, ठीक है ना, उसके धार्मिक भावनाओं का आहत नहीं करेंगे। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में यह वादा किया गया था कि ये जो मतलब क्या कहते हैं कि ब्रिटेन की सरकार है वह क्या करेंगे कि जो मुसलमान है उसके धार्मिक भावना को या उसके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन सरकार अपने वादा से क्या हो गया? मुकर गया। भारतीय मुसलमान अंग्रेज से घृणा करने लगे। तो गांधी जी इसे हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में देखा, और उन्होंने क्या किया कि एक
ऐसे आंदोलन चलाने का प्रस्ताव किया जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों एक्टिव हो, और उस आंदोलन का नाम दिया गया खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन जो चलाया गया था वह मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में चलाया गया था, जबकि अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो आपको महात्मा गांधी थे। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। खिलाफत आंदोलन की जो मुख्य बातें थी वह क्या थी कि तुर्की सुल्तान का खलीफा पद जो है उसे यथावत रखा जाए, उसकी खोई प्रतिष्ठा को वापस दिलाया जाए, जजीरतुल अरब जो इस्लाम का धार्मिक केंद्र है उस पर मुस्लिम शासन का क्या हो कि अधिकार हो, मुस्लिम शासन के वह अधीन हो, खलीफा मुस्लिम तीर्थ स्थानों की क्या करे, रक्षा करे। तो ये सभी जो था खिलाफत आंदोलन की मुख्य बातें थी। तो इन सारे चीज़ों को आपको वीडियो को पॉज करके बढ़िया से देख लेना है। चलिए 24 में किसका प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद ने किया था? तो देखिए अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल का प्रकाशन किया था। किसका प्रकाशन किया था? अल हिलाल का। न्यू इंडिया यंग इंडिया का जो किया था वो आपको कौन किए थे? तो यह आपको महात्मा गांधी ने। इसी में आपको एक है कामरेड, ठीक है ना, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। आइए अब हम बात करते हैं 25 नंबर प्रश्न में क्या करा है। तो आप लोग इसको बढ़िया से सुनिएगा, जहाँ भी दिक्कत होगी आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना, क्योंकि देखिए आपके लिए हम इतनी ज़ोरों से मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी क्या करना है कि अच्छे से मेहनत करना है। चलिए अब देखिए क्या करा है 25 में। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो देखिए बिहार में जो चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था वो आपको 1917 में, और इस पर हम चर्चा कर दिए है, ठीक है ना। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा चंपारण किस राज्य में है, तो आपको बिहार में है। रॉलेट एक्ट कानून किस वर्ष पारित हुआ था? तो यह आपको 1919 में पारित हुआ था। तो इसको भी बढ़िया से देख लेना है। चलिए 27 में महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? तो ये आपको चंपारण में शुरू किए थे, और चंपारण सत्याग्रह जो है यह इनके द्वारा मतलब कि प्रयोग किया गया भारत में पहला सफल सत्याग्रह आंदोलन था। 1920 में कौन आंदोलन हुआ था? देखिए पूछ रहा है 28 में। तो 1920 में आपको असहयोग आंदोलन हुआ था। कौन आंदोलन? असहयोग आंदोलन। चलिए 29 में डांडी किस राज्य में स्थित है? तो देखिए भाई डांडी जो है वो आपको गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। इसको बढ़िया से याद रखना है। चलिए 30 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो यह आपको गांधी जी ने किया था, और गांधी जी के द्वारा यह चलाया गया। तो दूसरा क्या था? जन आंदोलन था। चलिए 31 में निम्नलिखित में से कौन एक आंदोलन डांडी मार्च से जुड़ा हुआ है? तो देखिए डांडी मार्च से जो जुड़ा हुआ आंदोलन है वो आपको भारत कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है ना। स्वदेशी आंदोलन कहता है तो ये आपको बंगाल विभाजन से, ठीक है ना। असहयोग आंदोलन कहता है तो ये आपको रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड से। तो 31 का सही आंसर जो हो जाएगा बी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो किससे जुड़ा हुआ है? तो डांडी मार्च से, स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन से, असहयोग आंदोलन रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड से। अब आइए 32 में साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो देखिए साइमन कमीशन जो भारत आया था वो आपको 1928 में। तो साइमन कमीशन के बारे में जान लीजिए कि आखिरकार साइमन कमीशन क्या था। तो देखिए साइमन कमीशन कहने का मतलब हुआ कि यह एक प्रकार का गोरा कमीशन था, ठीक है ना, यानी कि व्हाइट कमीशन इसको कहते हैं। और इसकी नियुक्ति 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में हुई थी। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया तो इसका पुरजोर विरोध किया गया। इसका विरोध बम्बई, लाहौर, अन्य जगहों पर भी किया गया। तो ये जो साइमन कमीशन है, साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे और सभी के सभी अंग्रेज थे, इसलिए भारतीयों ने इसका क्या किया? विरोध किया और नारा दिया कि गो बैक साइमन कमीशन, अर्थात साइमन कमीशन वापस जाओ। तो आपके एग्जाम में कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? तो वो आपको 1927 में, और यह भारत आया था 1928 में। साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? तो वो आपको 7 सदस्य थे, सभी के सभी अंग्रेज थे। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपको सर जॉन साइमन थे। कौन थे? सर जॉन साइमन थे। साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था? तो साइमन कमीशन का उद्देश्य था 1919 के जो भारत सरकार अधिनियम है उसकी क्या करना? जांच करना। क्या करना? जांच करना कि उसकी जो संवैधानिक विकास है 1919 के भारत सरकार अधिनियम का वह कैसा है, इसकी क्या करना? जांच करना था। तो 3 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए 33 में 1919 के अधिनियम को कहा जाता है। तो देखिए 1919 के अधिनियम को जो कहा जाता है वो आपको क्या कहा जाता है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट, ठीक है ना। तो 33 जो हो जाएगा इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए अब इसमें ए नंबर ऑप्शन है रॉलेट एक्ट, यह आपको 1919 में पारित हुआ था। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम यह आपको 1900 कितना है? तो 19 है। 3 सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से वीडियो को पॉज करके क्या कर लेना है कि देख लेना है। चलिए 34 में स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो देखिए स्वराज पार्टी के जो संस्थापक थे वो आपको मोतीलाल नेहरू और
क्या थे कि चित्तरंजन दास थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ब और स दोनों। तो आइए अब हम यहाँ से जानते हैं स्वराज पार्टी के बारे में। तो सबसे पहले जानिए कि स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ था वह आपको 1920-22 के असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद हुआ था, क्योंकि असहयोग आंदोलन को अचानक बंद कर दिए जाने के बाद क्या था कि बहुत सारे नेता जो थे महात्मा गांधी के इस विचार से क्षुब्ध थे। तो ऐसे में गया अधिवेशन के बाद, जो कांग्रेस का गया अधिवेशन बिहार में हुआ था, उसके बाद पार्टी से क्या हुआ था कि कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र देकर ये जो मोतीलाल नेहरू थे और चित्तरंजन दास, उन्होंने 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना की। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो ये आपको 1923 में कहाँ हुआ था, तो इलाहाबाद में। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वे आपको CR दास यानी कि चित्तरंजन दास थे। ये जो स्वराज पार्टी था इसका उद्देश्य था कांग्रेस से अलग नहीं रहना, कांग्रेस के विचार पर चलकर ही स्वराज्य की क्या करना, प्राप्ति करना, सरकार के द्वारा होने वाले चुनाव में भाग लेना, और ये जो कानून बनाने वाली संस्था है उसमें रहकर जो हितकारी कानून हो उसका क्या करना, विरोध करना। तो वहीं 34 नंबर प्रश्न कर रहा है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए 35 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो देखिए असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो किया था वो आपको महात्मा गांधी ने किए थे। कौन किए थे, महात्मा गांधी ने किए थे। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने किया था, तो वो आपको महात्मा गांधी। असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था, 1 अगस्त 1920 को। तो इन सारे चीज़ों को आपको वीडियो को पॉज करके क्या करना है कि बढ़िया से देख लेना है। अब आइए, अब हम बात करते हैं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करे, क्या करे, पूर्ति करे। तो देखिए क्या करा है कि तीसरे गोलमेज सम्मेलन में डॉट ने भाग नहीं लिया था। तो तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी जो थे वो आपको भाग नहीं लिया था, क्योंकि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी जो थे वो आपको क्या किए थे कि भाग लिए थे। चलिए 2 में लाला लाजपत राय डॉट नाम से जाने जाते थे। तो देखिए लाला लाजपत राय जो है इन्हें शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। और साइमन कमीशन के दौरान क्या हुआ था कि प्रदर्शन करने के दौरान इनके सर पर गहरी चोट आई थी, और यह क्या हुए थे कि 1 महीने के बाद मतलब इनकी मृत्यु हो गई थी। तो लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है, तो शेर ए पंजाब कहा जाता है। तो इस चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या करना है, याद रखना है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद है तीसरा डॉट ईस्वी में चौरी चौरा कांड हुआ था। तो देखिए चौरी चौरा कांड जो है वो आपको 3 फरवरी कह रहे हैं, यानी कि 5 फरवरी 1922 को हुआ था। चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया गया था, स्थगित कर दिया गया था। तो 3 जो है वो आपको क्या हो जाएगा, 1922 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 4 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में डॉट पार्टी की स्थापना की थी। तो देखिए चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। तो 4 का सही आंसर स्वराज हो जाएगा। चलिए 5 में 1937 के चुनावों में डॉट को भारी सफलता मिली थी। तो देखिए 1937 के चुनावों में क्या था कि आपको कांग्रेस पार्टी को भारी सफलता मिली, और 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में इसकी क्या हुई थी, सरकार बनी थी। 6 में साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, अतः यह कमीशन डॉट के नाम से जाना जाता था। तो इसको गोरे कमीशन कहा जाता था, ठीक है ना। और साइमन कमीशन के जो अध्यक्ष थे वो आपको सर जॉन साइमन थे। चलिए 7 में भगत सिंह को डॉट ईस्वी में फांसी दे दी गई थी। तो देखिए भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को क्या हुआ था कि फांसी दिया गया था लाहौर षड्यंत्र केस में। किस केस में, लाहौर षड्यंत्र केस में। भगत सिंह ने 1926 में नौजवान भारत सभा का क्या किए थे, गठन किए थे। 8 अप्रैल 1929 को इन्होंने केंद्रीय असेंबली पर अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ क्या किए थे, बम फेंके थे। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या करना है, याद रखना है। चलिए अब है कि सत्य और असत्य को क्या करना है कि पहचानना है। देखिए क्या कर रहा है, 1917 ईस्वी में गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया। तो यह कथन जो है वो आपको गलत है, क्योंकि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने 1919 में किया था, और गांधी जी अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के क्या थे, अध्यक्ष थे। तो 1 जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। 2 में गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, बिल्कुल सही है। तो देखिए गांधी इरविन समझौता इसी को कहते हैं दिल्ली समझौता। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार घबराकर क्या हुआ था कि आपको गांधी जी के साथ 5 मार्च 1931 को दिल्ली में एक समझौता किया था, जिसको कहा गया था गांधी इरविन समझौता। और यह समझौता महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय जो थे वो आपको लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। 3 में
कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ था, तो यह गलत है, क्योंकि कांग्रेस के जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, इसमें आपको क्या हुआ था कि पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ था। और 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है। 4 में भगत सिंह शहीद ए आजम के नाम से जाने जाते हैं, तो बिल्कुल सही है कि भगत सिंह जो है उन्हें शहीद ए आजम कहा जाता है। फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि कैदे आजम के नाम से किसे जाना जाता है, तो कैदे आजम के नाम से वो आपको मोहम्मद अली जिन्ना को जाना जाता है। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है। क्या रखना है? याद रखना है, ठीक है ना। चलिए 5 में रॉलेट एक्ट को भारतीय कला कानून कहते थे, बिल्कुल सही है। या इसी रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना दलील या बिना अपील का भी क्या कहा गया था? कानून कहा गया था। तो यहाँ से आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि ये जो रॉलेट एक्ट है, ठीक है ना, इसका जो ऑफिशियल नेम था, सरकारी नाम था, वो क्या था? तो वह था आपको अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम, यानी कि एनर्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको बढ़िया से याद रखना है। चलिए 6 में जालियावाला बाग नामक स्थान हरियाणा में, गलत है। जालियावाला बाग जो है वो आपको पंजाब में, और जालियावाला बाग जो है यह आपको अमृतसर में क्या है कि प्रॉपर रूप से स्थित है। और जालियावाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1929 को हुआ था। तो इस चीज़ को आपको बढ़िया से याद रखना है। चलिए 7 में अब्दुल्ला नामक व्यापारी के बुलावे पर गांधी जी अफ्रीका गए थे। तो यह कथन जो है वो आपको क्या है? बिल्कुल सत्य है। क्या है? सत्य है। और गांधी जी जो थे दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे, और दक्षिण अफ्रीका से जो भारत वापस लौटे थे वे आपको 1800 कितना में, तो देखिए 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे, और भारत जो वापस लौटे थे 1915 में। तो इन चीज़ों को आपको वीडियो को पॉज करके बढ़िया से लिख लेना है, क्योंकि इस चैप्टर में क्या है कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन इसमें क्या है कि चैप्टर के पूरे जो क्या कहते हैं निचोड़ है उसको हम इसमें क्या कर दिए हैं? मेंशन कर दिए हैं। तो आप लोग इसको बढ़िया से क्या करेंगे? देख लेंगे। चलिए अब करा कि सही जोड़ा बनाओ। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए, तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में। चंपारण सत्याग्रह यह आपको 1917 में हुआ था। जालियावाला बाग हत्याकांड यह आपको कब हुआ था? तो जालियावाला बाग हत्याकांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। चौरी चौरा कांड, सॉरी जालियावाला बाग हत्याकांड करा है तो ये आपको 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। मिस्टेक हो गया, सुधार लीजिएगा। फिर आपको ये जो क्या है कि जालियावाला बाग हत्याकांड ये आपको 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। चौरी चौरा कांड ये आपको 5 फरवरी 1922 को हुआ था। तो इस चीज़ को एक बार और रिकॉल कीजिए, क्या करा है? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए 1893 में, चंपारण सत्याग्रह 1917 में, जालियावाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922। तो इन सारे चीज़ों को आपको वीडियो को पॉज करके बढ़िया से मतलब याद रखना है। चलिए अब आइए, अब हम आगे चलते हैं। एक और ही ऐसा है मिलान वाला। तो देखिए गांधी इरविन समझौता जो कि आपको 5 मार्च 1931 को हुआ था, आप लोग मिला लीजिएगा, बुक रखे रहिएगा साथ में, ठीक है ना। कम्युनल अवार्ड की घोषणा जो कि आपको 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा हुआ था, और इस कम्युनल अवार्ड को हम लोग सांप्रदायिक पंचायत के नाम से भी क्या करते हैं? जानते हैं। पूना पैक्ट जो कि 26 दिसंबर 1932 को, तो 26 दिसंबर नहीं होगा, 26 सितंबर 1932 होगा। उसके बाद है साइमन कमीशन, तो इसकी नियुक्ति 1927 में हुई थी, और साइमन कमीशन जो भारत वापस लौटा था वो आपको मतलब भारत वापस आया वो आपको 3 फरवरी 1928 को। तो इन सारे चीज़ों को वीडियो को पॉज करके बढ़िया से आपको क्या कर लेना है? देख लेना है। अब आइए, अब हम बात करते हैं, एक शब्द में उत्तर दीजिए। देखिए क्या करा कि जालियावाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो देखिए जालियावाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो इस चीज़ को आपको बढ़िया से क्या करना है? याद रखना है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत जो लौटे थे 9 जनवरी 1915 को, और दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में। चलिए 3 में 1929 में गांधी जी ने किस अधिवेशन में घोषित किया कि कांग्रेस का ध्येय पूर्ण स्वराज्य होगा? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो किए थे वो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। 4 में माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो यह आपको महात्मा गांधी की क्या है कि आत्मकथा है, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। 5 में किसके अनुरोध पर सन 1917 में गांधी जी चंपारण गए थे? तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। 6 में गांधी जी में वे सारे गुण हैं जो वीरों और शहीदों में पाए जाते हैं, उनमें लोगों को सम्मोहित करने की अद्भुत प्रतिभा है, वह आपको जनसाधारण की बलिदानी एवं संघर्षशील बनाने की अपूर्व क्षमता रखते हैं। यह कथन जो है वो आपको किसका है? तो यह कथन जो है गोपाल कृष्ण गोखले का है, और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे गांधी जी के क्या थे? तो आपको राजनीतिक गुरु थे। तो इस चीज़ को आपको बढ़िया से क्या करना है? याद रखना है। 7 में स्वराज पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में हुई थी, और स्वराज पार्टी के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो आपको चित्तरंजन दास थे, याद रखना है। 8 में
नौजवान भारत सभा की स्थापना कब और किसने की थी? तो देखिए, नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 में भगत सिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा किया गया था। तो इस चीज़ को आपको बढ़िया से याद रखना है। चलिए 9 में, कर्मवीर नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो देखिए, कर्मवीर नामक समाचार पत्र के जो संपादक थे वे आपको कौन थे? तो ये जो थे वो आपको माखनलाल चतुर्वेदी थे, जिसमें इन्होंने रतौना आंदोलन के बारे में क्या किए थे कि चर्चा किए थे। तो ये जो रतौना आंदोलन है ये आपको 1920 में हुआ था, जब अंग्रेजी सरकार क्या किए थे कि मध्य प्रदेश के रतौना में क्या किए थे कि कसाई खाना लगाने का निश्चय किया था। तब आपको क्या हुआ था कि भाई अब्दुल गनी और माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा क्या हुआ था कि आपको रतौना आंदोलन चलाया गया था। ठीक है ना। तो ये जो कर्मवीर नामक समाचार पत्र है इसके संपादक पंडित माखनलाल चतुर्वेदी थे। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। चलिए 10 में, हम भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता चाहते हैं। कांग्रेस ने न कभी स्वीकार किया न कभी करेगी कि किसी भी प्रकार ब्रिटिश संसद हमको आदेश दे। यह कथन किसके द्वारा और किसके लिए कहा गया है? तो यह आपको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या है कि कहा गया है। ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको बढ़िया से क्या करना है कि याद रखना है। और इन्होंने यह कथन जो कहा था पूर्ण स्वराज्य के लिए कहा था। किसके लिए कहा था? पूर्ण स्वराज्य के लिए कहा था। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इस टॉपिक में कहीं से कोई समस्या होती है तो आप कमेंट करके बताएंगे। आपकी समस्या का हम हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे। और कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग जरूर हमसे पूछेंगे। ठीक है ना। तो ये जो टॉपिक था थोड़ा लंबा था, क्योंकि इसमें हम क्या किया कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको इंक्लूड कर दिए ताकि चैप्टर से पूछे जाने वाले आपके प्रश्न जो है वह नहीं छूटे। तो आप लोगों को क्लास कैसा लगा आप लोग रिप्लाई जरूर देंगे। तो दोस्तों चलिए आज की इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।